हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्मार्ट लर्निंग। आई होप आप लोग टेक्स्ट बहुत सीरियस तरीके से पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, क्योंकि टेक्स्ट में प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस लगाना और केसेस पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ हर 6 मंथ्स पे आपके कुछ ना कुछ चीजों में चेंजेस आते रहते हैं, सो यू हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग योर सेल्फ। यू कैन गो थ्रू द साइट ऑफ ICAI वेयर सारे आपके चेंजेस, अमेंडमेंट जो एप्लीकेबल्स हैं वो सारी चीजें उसमें हैं। आप RTP लगाइए, आप स्टडी मटेरियल लगाइए, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस और RTP क्वेश्चंस जरूर करिए। खासतौर से उसमें जो केसेस दी गए हैं वो सारे केसेस आप जरूर लगाइए। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। Okay, so in the basic concept, today we will go through some short but important topic which are related to the basic concept and which are important for taxation purpose. For example, we will study about the glimpse of the gross tax total income and what is the how to compute the total income and difference between the exemption and deduction, what is capital and revenue receipt, and the tax slab rate, demerger, amalgamation, etc. We will try to cover it in this class. Okay, so what is gross total income? Gross total income क्या होता है? Gross total income means total income computed in accordance with the provisions of the Act before making any deduction under Section 80C to 80U. ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? ये जो पांचों हेड दिए गए हैं, इन पांचों हेड के जो एग्रीगेट इनकम होते हैं उसी को हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। और ये जो पांचों हेड के जो एग्रीगेट इनकम आएंगे, इनको ही यही ग्रॉस टोटल इनकम कहलाएंगे। और ये जो हम टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, ये बिना किसी डिडक्शन के, जो 80C और 80U सेक्शन के अंडर में डिडक्शन दिए हैं, जो कि हम जब ये चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में एक एक करके पढ़ते जाएंगे, तो वो डिडक्शंस को अलाउ किए बगैर जो हमारे जो इस पांचों हेड्स की एग्रीगेट इनकम हमारी आ रही है, वो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कहलाएगी। वो पांचों हेड क्या है? फर्स्ट इज सैलरी, second is income from house property, third is income from other sources, fourth is capital gain, and fifth is profit and gain of business or profession. और ये जो पांचों हेड्स हैं, ये पांचों हेड्स के पूरे अलग अलग चैप्टर्स हैं, क्योंकि सब में बहुत इट्स वेरी वाइड, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत प्रोविजंस और टैक्सेबिलिटी और कैसे कैसे प्रोविजंस हैं, एग्जेम्पशंस, डिडक्शन, सब चीजें सब दी गई हैं। और ये पांचों चैप्टर आपके हम कवर करेंगे। And I will start the chapter salary, income under the head salary after this chapter. Okay. So now आपको एक बात और इम्पोर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14A में ये कहा गया है कि अगर हमारी कोई इनकम जो हमारी टोटल इनकम, जो टोटल टैक्सेबल इनकम हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर कोई इनकम हमारी उस टोटल टैक्सेबल टोटल इनकम का पार्ट नहीं है, तो उस इनकम को कमाने के लिए हम जितना भी खर्च करते हैं, कौन सी इनकम? वो इनकम जो हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं है, तो उस इनकम को कमाने के लिए हम जितना भी एक्सपेंडिचर करते हैं, जितना भी खर्च करते हैं, उस खर्च पे हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सा है। अगर कोई इनकम हमारी टैक्सेबल टोटल इनकम का पार्ट नहीं है, तो उस पर्टिकुलर इनकम से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, वो हमारे डिडक्शन उस एक्सपेंडिचर का हमको नहीं मिलेगा। ओके, सो हियर इट इज गिवन कि एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स। Section 14A provides that no deductions shall be made in respect of expenditure. कैसी expenditure? Incurred by an assessee in relation to income. कैसी expenditure? जो expenditure हम करके हम income earn कर रहे हैं, which does not form part of the
टोटल इनकम अंडर द एक्ट। तो सेक्शन 14A में ये कहा गया है कि जो इनकम हमारी टोटल इनकम का पार्ट नहीं है, उस इनकम को कमाने के लिए हम जितना भी एक्सपेंडिचर करते हैं वो एक्सपेंडिचर पे हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, तो सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है कि अगर इनकम टैक्सेबल नहीं होगी तो उस इनकम को कमाने के लिए हम जितना भी खर्च करेंगे वो भी डिडक्टेबल नहीं होगी। ओके, if income is not taxable then expenditure incurred to earn that income is not deductible. नेक्स्ट थिंग, ये दिया हुआ है रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर कन्वर्जन ऑफ फॉरेन इनकम। इसमें आपको समझाने वाली बहुत ज्यादा चीज नहीं है। इसमें हमने केसेस लिए हैं और केसेस और कौन से रेट अप्लाई करेंगे, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट कहते हैं, जो कि SBI अडॉप्ट करता है, वो कौन से केस में कौन से रेट अडॉप्ट करेंगे, यहां पे बस वही चीज दी गई है। सो आई विल जस्ट रीड इट फॉर यू। इसमें कुछ समझाने वाली चीजें नहीं है, ये आपको खुद मतलब 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ ये केसेस और क्या कब क्या रेट अप्लाई होगी वो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट केस। First point is, if tax is deducted at source by payer under the provisions of section 192 to 196T, okay? तो इसमें कौन सा रेट अप्लाई करेंगे? On the date on which tax is required to be deducted, वो डेट जिस दिन हमारा टैक्स डिडक्ट होना है वो। ओके, नेक्स्ट इज इफ टैक्स इज नॉट डिडक्टेड एट सोर्स। यहां पे क्या था? टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स। यहां पे क्या है कि इफ टैक्स इज नॉट डिडक्टेड, तो अगर टैक्स डिडक्ट नहीं होगा तब क्या होगा? तो सैलरी इनकम के केस में द रेट विल बी द लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ इन विच सैलरी इज ड्यू और इज पेड इन एडवांस और एरियर। ओके, सेकेंड पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। उसमें कौन सा रेट अप्लाई होगा? द लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ इन विच द इनकम इज ड्यू। Okay. Third point is income from house property, business or professional income, and income from other sources where foreign income is brought in India before the end of previous year. हाउस प्रॉपर्टी या किसी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम या कोई भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उनसे कोई भी हमारी जो इनकम हो रही है, जहां पे फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम को इट इज ब्रॉट इन इंडिया बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, उस केस में क्या करेंगे? जो अमाउंट एक्चुअली क्रेडिटेड बाय द बैंक इन इंडियन करेंसी इज टेकन एज इनकम। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई SBI के अडॉप्टेड रेट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो एक्चुअल अमाउंट आपका बैंक में क्रेडिट हो रहा है इंडियन करेंसी में, उसी को ही हम इनकम लेके चलेंगे। टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट हम कंसिडर नहीं करेंगे, इट इज इररिलेवेंट। ओके, फोर्थ पॉइंट इज income from house property, business or professional income, and income from other sources where foreign income is not brought in India before the end of the previous year. इसमें क्या केस था कि फॉरेन इनकम इज ब्रॉट इन इंडिया बिफोर द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। यहाँ पे वे फॉरेन इनकम इज नॉट ब्रॉट इन इंडिया बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। इस केस में क्या करेंगे? ऑन द लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे रेट अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में फॉरेन इनकम हमारी आई नहीं है। तो एक्चुअल में फॉरेन इनकम आई नहीं है तो क्या रेट होगा? ऑन द लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर। ओके, नेक्स्ट इज इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ शिप्स। इसके बारे में तो अपने इनकम क्या लेते हैं, हम लोग ने एक बार ऐसे पढ़ा था कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, वो शिप के बिजनेस में इन्वॉल्व है और उसमें 2-3 कंडीशंस थी, तो उसकी इनकम क्या लेते हैं? 7.5%। बस इससे आपका एक जनरल रिमाइंड करा रहा है आपका। ओके, तो इस केस में क्या होगा? व्हेन द इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ शिप्स, तो इसमें होगा द रेट विल बी on the last day of the month immediately preceding the month in which such income is deemed to accrue or arise in India. Okay. Next point is dividend from non-Indian companies and deemed dividend under section 2 subsection 22 clause E from any company.
The transfer rate will be the last day of the month immediately preceding the month in which such dividend is declared, distributed or paid. Okay. Now the last point, capital gain. Capital gain पे भी आपका पूरा एक अलग चैप्टर है because it's a part of the gross total income, one of the head of the gross total income. What will be the rate? The rate will be the rate on the last day of the month immediately preceding the month in which the capital asset is ट्रांसफर्ड. ओके, तो इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे ये सब चीजें दी गई हैं. इसे बस आपको 2 से 3 बार आपको पढ़ना है एंड इफ यू विल गो थ्रू इट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. ओके, अब एक छोटी जो कहते हैं ना, शक्तिमान आप लोग ने देखा होगा, नहीं देखा होगा क्योंकि वो बहुत ओल्ड है, हो चुका है, अब तो वो चलता भी नहीं है. लेकिन शक्तिमान में एक सीरियल के एंड में एक उसके जो कह सकते हैं एडवाइस आती थी, क्या वो बोलता है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें. तो यहाँ पे अब जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, सेक्शन 288A और आगे 288B भी आएगा. तो ये क्या है, ये है छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं. इसमें क्या चीजें दी गई हैं, सो यू हैव टू मार्क इट. इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप अगर क्वेश्चंस कर रहे हो, आप अगर टेक्स्ट के क्वेश्चन लगा रहे हो और अगर इस सेक्शन को आप भूल गए तो आपका पूरा आंसर सही होते हुए भी कुछ पॉइंट उसमें भी कट जाएंगे. आपको 100% मार्क्स नहीं मिलेंगे भले आपने सब कुछ सही कैलकुलेट किया हो. तो इन ऑर्डर टू गेट द 100% in the questions you have to remember this छोटी छोटी मगर मोटी बातें वालों सेक्शंस. ओके, तो सेक्शन 288 में क्या कह रहा है कि द टैक्सेबल, इसको सिंपल हम पहले 1 लाइन में बताते हैं कि जो आपका जो भी अमाउंट आता है, अमाउंट अगर जो जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो जो टैक्सेबल इनकम जो आएगा वो राउंड ऑफ हो जाएगा नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज में. अगर आपका आ रहा है लास्ट के डिजिट है 5 तो आप उसको 10 के मल्टीपल में कर दोगे. जैसे 15 आया है लास्ट का डिजिट तो आप उसको 20 कर दोगे. अगर 16 आया है तो आप उसको 20 कर दोगे. अगर 14 आया है तो आप उसको 10 कर दोगे. मतलब लास्ट नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज में आपको कन्वर्ट करना है. ओके, ये सिंपल और यही चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही कैलकुलेट करने में कहीं ना कहीं ये चीजें गड़बड़ हो जाती है और अगर आप टैक्सेबल इनकम में ये चीज कहो फिर आपके टैक्सेशन में भी प्रॉब्लम आ जाएगी. ओके, तो in this section the taxable income shall be rounded off to the nearest multiple of 10 rupees and for this purpose any part of a rupee consisting of पैसे shall be ignored. यहाँ पे क्या है कि जो भी अगर पैसे में अगर आपकी टैक्सेबल इनकम आ रही है तो वो पैसे आप इग्नोर कर दोगे, लेकिन जो आपका टैक्सेबल इनकम आ रहा है इट विल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज. If the last figure in that amount is 5 or more, the amount shall be increased to the next higher amount which is multiple of 10. Okay? ये चीजें आपको समझ में आ रही है? And if the last figure is less than 5, then the amount shall be reduced to the next lower amount which is multiple of 10. Okay? ये चीजें क्लियर हो गई कि मतलब अगर 5 से ज्यादा होगा तो इट विल बी इंक्रीज टू द नेक्स्ट हायर अमाउंट. अगर वो 5 से कम होगा देन इट विल बी डिक्रीज टू द रिड्यूस टू द नेक्स्ट लोअर अमाउंट. ओके, तो यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स हम लिखे हैं सो यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सेक्शन एंड रिमेम्बर दिस, इट्स इम्पोर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल 8,514.99. ओके, 0.99 आया तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, पैसे विल बी इग्नोर. सो यू विल इग्नोर दिस पैसे. अब क्या बचा 8,514. नाउ यू विल कंसिडर दिस, ये क्या है 4 है तो इट विल बी रिड्यूस टू द नेक्स्ट लोअर अमाउंट. 4 का क्या हो जाएगा 0 मीन्स 10. 14 का 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8,514.99 हो जाएगा 8,510. नेक्स्ट इज 8,515. ये क्या है 15, लास्ट में 5 है तो ये नेक्स्ट हायर अमाउंट में चल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 20, 8,520. नेक्स्ट है 8,515.99.
Again, you have to simply ignore this paise and now move to this. This is 15. Next higher amount, that is 20, 8,520. 8,519.99. Ignore this paise. Consider this. It's 19. So you will increase it to the next higher amount, that is 28,520. Now the last one, 8,524.99. 99. Simply ignore the paise. And now this, it's 24, reduced to the next lower amount. It will be 8,520. Okay, it's simple, but छोटी छोटी मगर मोटी बातें, it's important. Okay, तो उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि what is the format, मतलब how do we calculate, how do we compute the income for an assessment year. यहाँ पे एक फॉर्मेट दी गई है, इसी फॉर्मेट में ही हम कैलकुलेट करते हैं, इनकम कंप्यूट करते हैं, और इसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करते हुए आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे जब ये फुल फ्लेज आएगा तो. ओके, क्योंकि पेपर में होता है कि फुल फ्लेज आएगा तो आपको ये फॉर्मेट, ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए. तो ये फॉर्मेट अगर आपके माइंड में रहेगा तो इट विल बी इजी फॉर यू टू गिव अ नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन ऑफ योर क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स गो थ्रू इट वंस, दैट what are the things given in this format. The computation of income for an assessment year. The first head is income from salaries. Okay, income from salaries. We will study this in our after this chapter. Okay, income from salaries. In this, income from salary, income by way of allowances, income, taxable value of perquisite, allowances, conveyance allowance आ गए, travel allowance आ गए, और perquisite आपको दी जाती है, जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन है, ये सब चीजें हैं, तो वो सब चीजें भी कंसिडर की जाएंगी. तो आफ्टर doing the sum of these three things, you will get the gross salary. Okay, and after this you will deduct the deduction under section 16. Then entertainment allowance, professional tax. Professional tax, you have to pay professional tax, and then you will get the income from salaries. Okay, next is income from house property. Income from house property ये छोटा चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी चीजें बस वही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप उसको ध्यान से पढ़ते हो, एक दो बार प्रैक्टिस करते हो, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एडजस्टेड नेट एनुअल वैल्यू, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड दिस ऑल्सो. Less deduction under section 24, then you will get income from house property. Third is profit and gain of business or profession. Profit and gain from business or profession. So, in this you will get the net profit as per profit and loss account. Okay, and after this you will add amount which are debited to profit and loss account but are not allowable as deduction under the act. ये थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं, ये हम चैप्टर्स में ही डिस्कस करेंगे. ओके, you just have to go through this format once. Less expenditure which are not debited to the profit and loss account but are allowable as deduction under the act. And next deduction, income which are credited to profit and loss account but are exempt under section 10 or are taxable under other heads of income. Okay, add those income which are not credited to profit and loss account but are taxable under the head profit and gain of business or profession. Oh my god, इसमें तो बहुत कुछ घुमा फिराए कहा गया है. हम इसमें ज्यादा अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप चीजों को लेकर कंफ्यूज हो जाओगे. ये अपने आप में ये खुद पूरे चैप्टर्स हैं, तो अगर ऐसे समझाने लगेंगे तो I will have to explain all the things. So all 5 chapters and explaining everything here is not possible. So you just read it and don't worry, we will cover all these things in individual chapters. Okay, now you will add, you have added this. Now you will get profit and gain of business or profession. 4 point, capital gains.
अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स लेस अमाउंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शंस। यहाँ पे ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, 54GB एंड 54H। इतने सारे सेक्शन, यस बहुत सारे सेक्शन है मैम, लेकिन इतने अभी तो सारे चैप्टर्स, इतने सारे सेक्शन से एक लाइन से, डोंट वरी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत इजी है। अब बस आपके समझने की देरी है। ओके, आई विल कवर इट। So you will get income from capital gain. Next and the last is income from other sources. जो इन चारों हेड में कवर नहीं होते हैं, उसके बाद फिर नहीं, ये रेसिडुअल भी नहीं होता इसमें, जो अदर और भी आपके सोर्स आ जाते हैं वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ग्रॉस इनकम लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, you will get income from other sources. Okay. Now you will add all the incomes, taxable income of all these 5 head. Okay. Less adjustment on account of set off and carry forward of losses. You will get gross total income, then less deduction under sections 80C to 80U. ये gross total income अभी मैंने बताया कि 5 heads के जो अंडर में होते हैं बिफोर एनी डिडक्शन। ओके, फिर उसके बाद डिडक्शन के बाद क्या आ जाता है, ये हमारा टोटल इनकम आ जाता है। यहाँ यू विल हैव टू अप्लाई दिस छोटे छोटे मगर मोटे सेक्शंस, टोटल इनकम और नेट इनकम राउंडेड ऑफ, यहाँ आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ओके, नाउ you got the total income, total taxable income, net income which is rounded off. Now you will have to calculate the tax. And for this tax liability, you have to consider the tax slab rate, because tax slab rate are different for different persons. Like individuals के लिए अलग होते हैं, senior citizens from 60 years to 80 years अलग होते हैं, और 80 years and above super senior citizens उनके लिए tax slab rate अलग होते हैं. So you have to consider that, and on the basis of that you will compute the tax liability of the person or company or firm, etc. Okay. Tax on net income less rebate under section 87A. 87A, it's important. It's really important. You have to remember this. It's also छोटे छोटे मगर मोटे sections. Okay. In case of a resident individual having net income not exceeding ₹5 lakh, अगर 5 लाख से ज्यादा होगा तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके बारे में हम अभी आगे ही पढ़ेंगे। और अगर 5 लाख से कम होगा तो ये 87A रिबेट जो है वो एप्लीकेबल होगा। ओके, तो आफ्टर डिडक्टिंग दिस रिबेट यू विल गेट इनकम टैक्स आफ्टर रिबेट अंडर सेक्शन 87A। यू विल एड सरचार्ज। सरचार्ज ये सब पे एप्लीकेबल नहीं होता है, इसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो आफ्टर एडिंग surcharge you will get tax and surcharge. So after this you will add this education cess. Education cess, higher education cess and secondary and higher education cess, that is 1%, and here it is 2%. So in total education cess is 3%. Okay, and then you will deduct the rebate under section 86, 89, 90, 90A, 91. Then finally you will get the tax. And after that also, if a person or company, firm, a body has paid any tax, has any prepaid tax, then you have to deduct that also to get the actual tax liability. ओके, प्रीपेड टैक्स में ये भी हो सकता है कि उसने सेल्फ असेसमेंट किया हो, खुद से एस्टिमेट करके कि हाँ उसकी इतनी लायबिलिटी बन सकती है, उतना ये हो रहा है, उसने पहले ही टैक्स जमा कर दिया और बाद में जब उसका एक्चुअल जब बिजनेस या प्रोफेशनल जो भी एक्चुअल इनकम जब हुई तो एक्चुअल लायबिलिटी निकाली गई तो उसमें जो भी डिफरेंस आया तो उसके बाद एक्स्ट्रा उसे पे करना है। तो यहाँ पे ये टोटल उसकी लायबिलिटी हो जाएगी, प्लस उसने जो खुद से एस्टिमेट करके पहले प्रीपेड टैक्स किया था वो डिडक्ट कर देंगे, तो उसके बाद जो बचेगा वो हमारी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। ओके, लेकिन यहाँ पे लिखा है टैक्स लायबिलिटी राउंडेड ऑफ। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ओके, अब now you will I will tell you the tax slab rate. Okay,
द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ द रेट्स। सो आपके क्या क्या टैक्सेबल रेट क्या होंगे इनकम टैक्स के, वो यहां पे दिए हैं अभी। ओके, सो यू हैव टू कंसिडर दिस। This is tax for the let me write it in here. It is tax for assessment year 2016-17। असेसमेंट ईयर 2016-17 क्या होता है? ये वो ईयर होता है जिसमें हम इनकम टैक्स पे करते हैं, जिसमें हमारी इनकम टैक्सेबल होती है। और प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं। तो मतलब इस असेसमेंट ईयर में ये टैक्सेबल होगी। तो ये कौन से ईयर की इनकम है? ये 2015-16 की इनकम है, जिसपे हम 2016-17 असेसमेंट ईयर में टैक्स लगाएंगे। ओके, तो ये उसका स्लैब रेट है। सबसे पहले बात करेंगे हम इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की। ये सीनियर सिटीजन की कैटेगरी है। ये किसकी कैटेगरी हुई? लेट मी राइट हियर, इट्स ऑफ सीनियर सिटीजन। पहले तो जो होता था, पहले तो और भी ज्यादा स्लैब्स होते थे। कैसे कि फीमेल्स के अलग होते थे, मेल्स के इंडिविजुअल्स के अलग होते थे, और ये जो आपके इंडिविजुअल्स हैं ऐसे जनरल, उसके अलग होते थे। और पहले ये सुपर सीनियर सिटीजन्स भी नहीं होते थे। पहले से टैक्स के उसमें बहुत पहले सिर्फ इंडिविजुअल और सीनियर सिटीजन होते थे। फिर उसके बाद इंडिविजुअल के बाद फिर इंडिविजुअल में भी कैटेगराइज कर दिया गया कि मेल के को अलग मिलता है और फीमेल्स के लिए अलग स्लैब रेट होते थे और सीनियर्स में अलग स्लैब रेट होते थे। अब क्या हो गया कि मेल फीमेल का डिस्टिंक्शन नहीं किया गया, बिकॉज वुमेन्स हैव द इक्वल राइट, सो इक्वल टैक्स स्लैब रेट फॉर बोथ ऑफ देम। तो उनके लिए अप टू 60 इयर्स के लिए अलग है, 60 to 80 सीनियर सिटीजन एंड अबव 80 सुपर सीनियर सिटीजन। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड दिस। फर्स्ट इज अप टू 3 lakhs ऑफ इनकम द टैक्स इज nil, एंड फ्रॉम 3 lakhs to 5 lakhs इट्स 10%. From 5 lakhs to 10 lakhs it's 20%, and above 10 lakhs it's 30%. It will always be 10, 20, 30. Okay, except this super senior citizen, it will always be nil, 10, 20, 30. Even at 3 to 5, 5 to 10, and above 10, 30%. लेकिन ये बात है इंडिविजुअल HUF, लेकिन किसकी भी? रेसिडेंट की। ओके, रेसिडेंट के केस में, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के केस में, जो कि इंडिविजुअल होंगे, HUF होंगे, AOP होंगे, BOI होंगे, जिनकी एज 60 to 80 इयर्स के बीच में है, उनके टैक्स स्लैब रेट ये होगी। व्हाट अबाउट द नॉन रेजिडेंट? नॉन रेजिडेंट के केस में क्या होगा? नॉन रेजिडेंट के केस में जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यहाँ पे दी गई है अप टू 3 लाख, उसकी जगह बस चेंज होके ये हो जाएगी 2.5 लाख, 2.5 lakhs। तो बस ये चेंज आ जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये भी यहाँ पे हम रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। रेसिडेंट, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, 80 years and above. What do you mean by 80 years and above? It means super senior citizen. Okay? It's super senior citizen. तो इनका टैक्स स्लैब रेट क्या होगा? इनका स्लैब टैक्स 80 इयर्स की एज हो चुकी है, ये रिटायरमेंट हो गई है और अब ये काम वाम से छुट्टी लिए हैं, पेंशन से अपना घर चला रहे हैं और अपनी बाकी की लाइफ आराम से बिताएंगे। तो उनके पास अब सोर्स ऑफ इनकम तो या वर्किंग तो वो रहे नहीं है, तो थोड़ा सा इनके लिए सुपर सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा आराम रहता है कि अप टू 5 lakhs उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। The tax rate will be nil up to 5 lakhs, and after that from 5 lakhs to 10 lakh rupees the tax rate will be not 10, it will be 20%. Okay, and above 10 lakh it will be 30%. Okay, तो ये रेसिडेंट, सुपर सीनियर सिटीजन, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI जिनकी एज 80 इयर्स या 80 साल से ज्यादा है,
5 लाख तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा. एंड आफ्टर दैट फ्रॉम 5 lakhs अप टू 10 lakhs द टैक्स विल बी at the rate of 20%, and above 10 lakhs the tax rate will be 30%. And what about the non-resident? Non-resident super senior citizens who is of 80 years and above, the basic exemption limit, that this 5 lakhs, it will be replaced by rupees 2.5 lakhs. Only this much, and rest things will remain same. Okay. Now the third point. इंडिविजुअल HUF AOP VOI. अब हमारे 60 to 80 years के भी कवर हो गए हैं, जो कि सीनियर सिटीजन कहलाते हैं. उसके बाद हमारे 80 years के अबव भी कैलकुलेट हो गए हैं, जो कि हमारे सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं. उसके बाद अब कौन बचा? अप टू 60 years ऑफ एज, जो मतलब रिटायरमेंट के पहले की, या फिर जो एज 60 years जो स्टार्टिंग है. इसमें 3 है, 0 to 60 years. 0 होता नहीं है, वो आपका है, लेकिन हाँ कुछ बच्चे होते हैं जो अगर किसी क्विज कॉम्पिटिशन या कहीं गए वहां से जीते, तो उनकी रिटर्न भी पेरेंट्स के थ्रू या वैसे फाइल्स होती है ना. इट्स जस्ट बेसिक कि अप टू 60 years ये हमारे हो जाएंगे एक कैटेगरी हो जाएगी, ये यंग जनरेशन की कैटेगरी हो जाएगी. 60 years, हाँ आजकल तो सब लोग जवान रहते हैं. फिर आफ्टर दैट 60 to 80 years इट विल बी सीनियर सिटीजन ग्रुप, एंड अबव 80 years इट विल बी सुपर सीनियर. ओके, इट विल बी सुपर सीनियर सिटीजन ग्रुप. ठीक. सो दीज 3 ग्रुप and 3 tax slab rate you have to take into consideration for this individual HUF AOP BOI. Okay. तो इनके केस में क्या होगा? ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, हाँ ये भी है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए दोनों के लिए यहाँ पे सेम टैक्स रेट रहेंगे. जैसे बाकी में आपकी जैसे सुपर सीनियर सिटीजन में 5 lakhs तक का, रेसिडेंट के केस में 5 लाख तक का इनकम वो एग्जाम था टैक्स से, लेकिन यहाँ पे नॉन रेजिडेंट में सिर्फ और सिर्फ 2.5 lakhs का ही एग्जामेशन था. लेकिन इसके केस में अप टू, इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF AOP BOI who are up to 60 years of age, whether resident or non-resident, the tax rate will remain same. Okay, so what is the tax rate? Up to 2.5 lakhs, the tax rate will be nil. From 2.5 lakh to 5 lakh, it will be 10%. From 5 lakh to 10 lakh, it will be 20%. And above 10 lakh, it will be 30%. Okay? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि हर जगह आपको ये आपके टैक्स स्लैब रेट ही बहुत काम आएंगे टैक्स निकालने के लिए. और इंडिविजुअल इसके जो भी है आपको याद रखना बहुत जरूरी है. हमने एक सेक्शन के बारे में बात की थी, छोटे छोटे मगर मोटे सेक्शंस. तो ये वो छोटे छोटे और मोटे सेक्शंस में से ये एक और सेक्शन है, सेक्शन 87A. ये कब एप्लीकेबल होगा? जब आपकी टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख से ज्यादा होगी तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा. ओके, लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है तब ये एप्लीकेबल होगा. और ये 5 लाख तक अगर इनकम है तो ये एप्लीकेबल होगा. तो ये रिबेट कितना मिलेगा? सेक्शन 87A टॉक्स अबाउट द रिबेट, कि रिबेट कितना मिलेगा. तो रिबेट हमें कितना मिलेगा? तो रिबेट होगा टैक्स ऑन टोटल इनकम जो हम कैलकुलेट करेंगे, और ₹2000 इन दोनों में से जो भी हमारा लेस होगा, whichever is less. इन दोनों में से फिर से आप समझिए, सेक्शन 87A talk about the rebate. If the taxable income of a person is up to 5 lakhs, then this rebate will be can be availed by that SSC. And what will be the rebate? The rebate amount will be the either tax on total income or ₹2000, whichever is less. Okay? मतलब ये लिमिटेड है, 2000 तक ही लिमिट है कि आपका जितना भी टैक्स आएगा
तो या तो अगर टैक्स आपका 1000 आ रहा है तो 1000 का आपको रिबेट मिलेगा, लेकिन अगर आपका टैक्स 5000 आ रहा है तो आपको 2000 रिबेट मिलेगा। तो आपका जो भी टैक्स आएगा टोटल इनकम में या फिर जो ₹2000 है, इन दोनों में से जो भी विच एवर विल बी लेस, इट विल बी द रिबेट एप्लीकेबल एंड which can be availed by the SSC under section 87A. Okay. और नेक्स्ट ईयर फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2017-18 से ये रिबेट का जो अमाउंट है 2000, इट विल बी चेंज टू 5000। ये तो सेम रहेगा, टैक्स ऑन टोटल इनकम यहाँ पे 2000 देंगे, 5000 हो जाएगा, मतलब आपका और बढ़ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद है फर्म पे कितना टैक्स लगेगा। फर्म पे मतलब फ्लैट रेट है। इट विल बी फर्म के लिए हमेशा इट विल बी द इनकम ऑफ द फर्म विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। ये 30% टैक्स लगेगा इस पे। ओके। नाउ वी टॉक अबाउट द कंपनी। कंपनी में क्या होगा? कंपनी में भी कंपनी में भी हमारी दो तरह की कंपनी होती है। एक होती है इंडियन कंपनी विच वी कॉल एज डोमेस्टिक कंपनी, और एक होती है नॉन डोमेस्टिक कंपनी। तो कंपनी के केस में जब डोमेस्टिक कंपनी की बात आएगी तो टैक्स रेट विल बी 30%, और जब नॉन डोमेस्टिक कंपनी की बात आएगी तो टैक्स विल बी 40%। ओके। और डिविडेंड जो डिक्लेयर करती है कंपनी, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%, और डिविडेंड पे भी एक पूरा चैप्टर बेस्ड है। सो और चीजें वो हम उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके। अब बात आती है सरचार्ज। उस फॉर्मूले में हमने पढ़ा था सरचार्ज, उसमें मैंने बोला था कि इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो सरचार्ज के लिए क्या कंडीशंस होती है वो यहाँ पे दी गई हैं कि सरचार्ज कब लगता है। सरचार्ज इट विल बी एप्लीकेबल इफ द टैक्सेबल इनकम विल बी मोर देन 1 करोड़। तो जो आपकी टैक्सेबल इनकम है अगर 1 करोड़ से कम है तो उस पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा। कितना लगेगा? इट विल डिपेंड ऑन द स्टेटस ऑफ द एसएससी। वो एसएससी के स्टेटस पर डिपेंड करेगा कि उसका स्टेटस क्या है, कि वो डोमेस्टिक कंपनी है, नॉन डोमेस्टिक कंपनी है, या कोई और पर्सन है। तो उसके बेस पे ये हमारा सरचार्ज है वो एप्लीकेबल होगा। ओके। तो स्टेटस क्या है? स्टेटस हम जैसे यहां देखते हैं कि अगर टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ और लेस है और टैक्सेबल इनकम मोर देन 1 करोड़ है, तब क्या क्या कंडीशंस होंगी। ओके। 1 मिनट। और हाँ, जैसे है कि डोमेस्टिक कंपनी के केस में क्या होगा कि टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ लेस है तो 7% लगेगा, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12% लगेगा। अगर नॉन डोमेस्टिक कंपनी है तो 1 करोड़ से कम है तो 2% लगेगा, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो 5% लगेगा। लेकिन अगर इनके अलावा कोई एनी अदर पर्सन है अदर देन द कंपनी, तो इट विल द टैक्सेबल इनकम इज 1 करोड़ और लेस, देन the tax will be 12%. Otherwise, if the taxable income is more than 1 crore, then it will be 12%. Again, same. Okay. और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि टू अवॉइड हार्डशिप in the case of taxpayer whose income is slightly higher than 1 crore, अगर 1 करोड़ से थोड़ा सा भी ज्यादा अगर रहता है किसी का इनकम, तो प्रोविजन बनाया गया है उन लोगों को रिलीफ देने के लिए इन मार्जिनल केसेस। जैसे कि अगर इफ द नेट इनकम एक्सीड ₹1 करोड़, तो जो टोटल अमाउंट पेबल होगा एज इनकम टैक्स एंड सरचार्ज उस इनकम पे, and shall not exceed the total amount payable as income tax on net income of ₹1 crore by more than the amount of income that exceeds ₹1 crore. एक बार और हम बताते हैं कि to avoid hardship in case of taxpayer whose income is slightly higher than ₹1 crore,
a provision has been made to provide for a relief in marginal cases. What is that relief? The relief is as follows कि if the net income exceed rupees 1 crore, the total amount payable as income tax and surcharge on such income shall not exceed the total amount payable as income tax on a net income of rupees 1 crore by more than the amount of income that exceeds rupees 1 crore. Okay? और इसी तरह का सिमिलर मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल होगा कॉर्पोरेट एसएससी के केस में भी जब इनकम इज स्लाइटली हायर देन रुपीज 10 करोड़. ओके, तो ये चीज आपका क्लियर होगी. सरचार्ज का मतलब है कि सरचार्ज वो कंपनी वाइज उनका डिफर करता है और जो कितनी टैक्सेबल इनकम है उस वाइज उनका डिफर करता है, ये चीज है. ओके, तो नाउ वी मूव टू ऑन द एजुकेशन सेस. ये हमने वो ऑलरेडी पढ़ा था कि 2% एजुकेशन सेस प्लस सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 1%, तो इन टोटल कितना हुआ 3% ऑन इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज मिला के जो इनकम टैक्स और सरचार्ज जो निकलेगी उस पे ये 3% एजुकेशन सेस हमारा लगेगा. ओके, और वंस अगेन द थर्ड सेक्शन, छोटे छोटे मगर मोटे सेक्शंस. ओके, इट्स इंपॉर्टेंट. जो भी अमाउंट आपका पेबल या रिफंड आएगा, रिफंड भी आता है जैसे प्रीपेड टैक्स है या आपने एडवांस में टैक्स पे कर दिया है तो, और जब आपकी एक्चुअल जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की वो कम आ रही है तो क्या होगा, रिफंड मिलेगा. या और भी बहुत सारे केसेस होते हैं. तो अगर अमाउंट पेबल या रिफंड आ रहा है तो इट शेल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 रुपीज. नियरेस्ट 10 रुपीज जैसे अभी आपने आपको पहले बताया था, ये इट्स same like that only. Okay, the amount payable by the SSC and the amount of refund due under the provisions of the act shall be rounded off to the nearest 10 rupees. ये अभी चीज आपको ध्यान रखनी है. ओके, और एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं होता है. ओके, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता है. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर्स में. एग्रीकल्चर का एक चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे कि उसमें और भी बहुत सारी चीजें आती है कि क्या कंडीशंस होती हैं, क्या सिचुएशन होती है जब हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है. कभी आप बता तो रहे हो कि एग्रीकल्चर इनकम है लेकिन उस पर कमर्शियलाइजेशन हो रहा है और आप दिखा रहे हो कि नहीं एग्रीकल्चर है, तो उस केसेस में कि कुछ कई ऐसी कंडीशंस होती हैं, स्ट्रिक्ट कंडीशंस है कि उसके बेसिस पे ही माना जाएगा कि नहीं इस से जो इनकम हो रही है ये इनकम, ये सोर्स, ये एग्रीकल्चरल इनकम है, तभी फिर वो नॉन टैक्सेबल कहलाएगी. ओके, तो ये चीजें हम चैप्टर में उसके पढ़ेंगे जो कि एग्रीकल्चर चैप्टर है हमारा. तो नाउ वी मूव टूवर्ड्स द एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन कि एग्जेम्पशन क्या होता है और डिडक्शन क्या होता है. कई लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ नहीं एग्जेम्पशन और डिडक्शन, क्योंकि एग्जेम्पशन भी है भी एक लगता है कि हाँ ये भी डिडक्शन की तरह है कि हाँ ये भी माइनस हो जाता है. वो नहीं, इसमें बस बहुत माइनर डिफरेंस है जो कि आपको समझना होगा क्योंकि यही एग्जेम्पशन डिडक्शन इट्स टेक्निकल जार्गो लैंग्वेज. It's a technical language of tax which you have to take into consideration before you have to understand it very well before using these terms. Because अगर आपने इसको एक दूसरी जगह इंटरचेंज करके यूज किया तो उसका मीनिंग ही डिफर हो जाएगा. ओके, इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें डिफरेंस ये होता है कि एग्जेम्प्ट इनकम जो हमारी होती है वो एग्जेम्प्ट होती है. एग्जेम्प्ट मतलब वो इंक्लूड ही नहीं होगी हमारे. जब हम इनकम जो टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करेंगे तो उसमें एग्जेम्प्ट होगी, उसमें इंक्लूड ही नहीं होगी वो. ओके, और डिडक्शन क्या होता है? डिडक्ट करना. वो हम हमेशा जो कंप्यूटेशन, जो इनकम की हम कंप्यूटेशन करेंगे तो उसमें से हम माइनस करेंगे, वो डिडक्शन हम दिखाएंगे. डिडक्शन डिडक्ट वर्ड है कि मतलब डिडक्ट करना, माइनस करना, तो माइनस करते हुए हम दिखाएंगे जब कंप्यूटेशन करेंगे तो. ओके, दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो एग्जेम्पशन है वो कभी भी हमारी अमाउंट ऑफ इनकम से एक्सीड नहीं कर सकता. ये कभी भी जितनी भी इनकम होगी, अमाउंट ऑफ इनकम, उससे कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता. लेकिन डिडक्शन क्या है? डिडक्शन हमें ज्यादा भी मिल सकता है, इक्वल भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है. उसके बहुत सारे प्रोविजन है, बहुत सारे कंडीशन है. अलग अलग केसेस में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप के डिडक्शन अलग अलग रेट पे होते हैं. तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं जो इनकम है इनकम से कम ही डिडक्शन, नहीं, इनकम से ज्यादा भी डिडक्शन हो सकती है. ओके,
अभी बेसिकली दो ही है, लेकिन इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन. Exempt income is not included in the computation of income, whereas deduction is included. It is given from income chargeable to tax. Means it is shown as deduction. It is shown in computation. Okay? तो ये कंप्यूटेशन में दिखाते हैं कि हम डिडक्शन दे रहे हैं. ओके. सेकेंड पॉइंट है, इट कैन नेवर एक्सीड अमाउंट ऑफ इनकम एग्जेम्पशन के केस में, लेकिन डिडक्शन में जैसा हमने अभी बताया कि इट कैन बी मोर और लेस देन द अमाउंट ऑफ इनकम. ओके, ये चीज आपको क्लियर है. नेक्स्ट टेन इज कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट. कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं वो हम आपको अभी बताएंगे. एंड फिर उसके बाद हम आई थिंक कि शायद आज इस क्लास में हमारा ये पूरा कंप्लीट ना हो पाए. ओके, लेट्स सी. कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट क्या होता है कि इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, एक्ट ने इसको डिफाइन नहीं किया है. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि मतलब जो जैसे कुछ केसेस होते हैं, केसेस के बेस पे आपने ये चीजें अभी आप आगे पढ़ोगे कि बहुत सारी चीजें हैं जो टर्म्स अगर क्लियर नहीं होती है कि या कई चीजें होती हैं कि मतलब उसपे हमें डिडक्शन मिलेगा कि नहीं, या फिर वो इनकम कंसिडर किए जाएंगे कि नहीं, या एक्सपेंडिचर में उसको डिडक्शन मिलेगा नहीं एज एन एक्सपेंडिचर. तो ये सब चीजें में जहां कोई प्रोविजन या कुछ नहीं होता है तो वहां पे हम रेफर करते हैं केसेस की तरह. हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस डिसाइड होते हैं इसके, उस केसेस के बेस पे ही फिर ये डिसीजंस लिए जाते हैं. तो सीधा कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट में भी कोई एक्ट ने कोई डेफिनेशन नहीं दी है, तो हमें उसका मतलब जो नेचुरल उस वर्ड से जो हम मीनिंग डिराइव कर रहे हैं हमें उसे कंसिडर करना होगा. और जो केसेस जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब के जो केसेस रहते हैं उनका जो डिसीजन रहता है उस डिसाइडेड केस के अंडरस्टैंड पे डिपेंड करते हुए हम इस टर्म को समझेंगे. और कैपिटल रिसीट है ये जनरली हमारा एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से. और अगर ये जनरली हमारा टैक्स से एग्जेम्प्ट रहता है और अगर इसे टैक्सेबल करना होगा तो उसके लिए एक्सप्रेसली प्रोविजन या एक्सप्रेसली वहां प्रोवाइड किया जाएगा कि हाँ ये टैक्सेबल होगा. लेकिन जो रेवेन्यू रिसीट है, जो हमारा मतलब रोजमर्रा के उसमें जो रिसीट्स होते हैं बिजनेस या उसमें, उसको रेवेन्यू रिसीट्स कहेंगे. जैसे डेली का आपका बिजनेस है, बिजनेस से जो अब हो रही वो रेवेन्यू हो जाएगी. लेकिन अगर आप बिजनेस में आप मशीन बेच के पैसा आ रहा है तो वो कैपिटल रिसीट आपकी हो जाएगी. ओके, ये डिफरेंस है कि अगर आपको ऐसे जैसे बिजनेस कर रहे हो, आपका जनरल गुड्स बेच के जो हो रहा है तो आप एक वो कह सकते हो कि वो आपको रेवेन्यू हो रहा है, तो वो रेवेन्यू रिसीट है. लेकिन आप अपनी मशीनरी बेच रहे हो, कोई एसेट बेच रहे हो, तो उससे जो आपको पैसे आएंगे वो क्या होगा, वो कैपिटल रिसीट होगा. तो वो कैपिटल के अंदर होता है मतलब जनरली. लेकिन कैपिटल रिसीट जो है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होते हैं जब तक कि अनलेस दे आर एक्सप्रेसली टैक्सेबल. While on the other hand, revenue receipts are always taxable unless they are expressly exempt from tax. Okay? तो हमें कुछ चीजों को कंसिडर करके चलना पड़ेगा. डिसाइडेड, जैसे मैंने बताया कि जो उसकी टर्म से हम जो मीनिंग डिराइव करेंगे और डिसाइडेड केसेस के में जो चीजें हैं उनके बेसिस पे हम समझेंगे कि कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट को कैसे हम आइडेंटिफाई करें. ओके, first point is one has to consider the nature of receipt in the hand of recipient. Okay. Second point is the motive of payer is not relevant. जो मोटिव का जो पेयर का जो मोटिव रहता है वो रिलेवेंट नहीं होता है. ओके, कि मतलब वो किस लिए दे रहा है, हम वो चीज नहीं देखते हैं. हम देखते हैं कि जो नेचर ऑफ रिसीट, वो रिसीट का नेचर क्या है जब वो जिस रिसिपेंट के हाथ में आ रहा है. और फिर उसके बाद है कि रिसीट ऑन अकाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग कैपिटल. जो सर्कुलेटिंग अकाउंट कैपिटल के अकाउंट में अगर हम रिसीट करेंगे तो इट विल बी रेवेन्यू रिसीट, एंड रिसीट ऑन अकाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल इट विल बी कैपिटल रिसीट. Fourth है receipt in lieu of source of income. Receipt in lieu of source of income, it will be capital receipt. इसके लिए एग्जाम्पल से हम ऐसे समझेंगे कि अगर ए है, ए को अगर 3.5 लाख पे किए जा रहे हैं एज एन कंपेंसेशन बाय द कंपनी फॉर द लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये जो
3.5 लाख है, 3.5 लाख है, इट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल रिसीट। उसी में सेकंड है कि रिसीट इन ल्यू ऑफ इनकम इज अ रेवेन्यू रिसीट। ओके, ये है सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम यहाँ क्या थी, हमारी कंपनी थी, और रिसीट इन ल्यू ऑफ इनकम इज अ रेवेन्यू रिसीव। इनकम जो है सैलरी। ओके, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल कंपेंसेशन पेड फॉर टेम्पररी डिसेबलमेंट। अगर टेम्पररी डिसेबलमेंट हो गया है तो उसके लिए आपको जो पेमेंट की जा रही है उसको क्या कहेंगे, इट विल बी रिसीट इन ल्यू ऑफ इनकम एंड इट विल बी रेवेन्यू रिसीट। ओके, फिर पॉइंट है नेचर ऑफ पेमेंट लाइक लम्प सम, इंस्टॉलमेंट, लार्ज पेमेंट इज नॉट रेलिवेंट। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हाँ अगर आपको लम्प सम पेमेंट मिल रहा है तो वो कैपिटल रिसीट हो जाएगा। नो, कभी कभी हो सकता है कि आपकी सैलरी ड्यू रही हो, तो ये आपकी तो रेवेन्यू रिसीप्ट ही हो गई ना, कि आपकी सैलरी ड्यू रही हो या किसी वजह से उसने नहीं ली, फिर बाद में उसने इकट्ठा ले ली वो सैलरी, तो इट विल बी लम्प सम सैलरी। तो इस पे तो वो लम्प सम में मिल रही है, सिर्फ उस बेसिस पे वो कैपिटल रिसीप्ट में कैटेगराइज नहीं हो जाएगी। सो नेचर ऑफ पेमेंट लाइक वेदर यू आर मेकिंग पेमेंट इन लम्प सम और इंस्टॉलमेंट, इट इज इररिलेवेंट। ओके, next point, if an amount paid is not allowed as permissible deduction in the assessment of a person making payment, it cannot determine the character of a receipt. अगर कोई अमाउंट जिसे पे किया गया है अगर वो उस पे डिडक्शन नहीं मिला है, तो ऐसा नहीं है कि अगर डिडक्शन नहीं मिला है तो वो हमारा कैपिटल रिसीट हो जाएगा या रेवेन्यू, वो ये सब चीजों पे और रिसीट का कैरेक्टर डिटरमाइन नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे कि हाँ रिसिपेंट के हाथ में आ रहा है तो वो नेचर क्या है, कैसा रिसीट है रिसिपेंट के हाथ में, उस नेचर को हम कंसिडर करके चलेंगे। ये सब चीजों पे नहीं कि हाँ लार्ज अमाउंट आ रहा है, लार्ज लम सम आ रहा है, इंस्टॉलमेंट आ रहा है या फिर उस पर डिडक्शन मिला है कि नहीं, ऑल दीज थिंग्स आर इररिलेवेंट फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इंश्योरेंस रिसीव। इंश्योरेंस रिसीव में इंश्योरेंस में भी मतलब अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस भी होते हैं, और किस वजह से जो रिसीट हो रही है उस बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि अगर कोई पॉलिसी हमारी कैपिटल एसेट से रिलेट है तो जो रिसीट हमें मिलेगी इंश्योरेंस पॉलिसी से, जो भी इंश्योरेंस रिसीप्ट हमें होगी वो अमाउंट जो रिसीव करेंगे इट विल बी कैपिटल इन नेचर। जैसे कि अगर आग लग गई कंपनी में, ओके, कोई है कि हमने इंश्योरेंस कराया है, कंपनी में आग लग गई और आग की वजह से हमारा अगर मशीन का नुकसान हो गया तो जो मशीन के लिए जो इंश्योरेंस रिसीट जो हमें होगी, जो अमाउंट हम रिसीव करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, इट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल रिसीट। और जो हमारा जो गुड्स रखे हुए हैं, अगर गुड्स का जो लॉस हो गया है, वो हो सकता है जैसे दुकान में गुड्स है, गुड्स की अगर चोरी हो गई तो वो चोरी होने के बाद जो फिर वो जो गुड्स का जो लॉस होगा, जो रेगुलर जो गुड्स में हम डील करते हैं वो गुड्स थोड़ी मतलब कोई आया धीरे से चुरा के ले गया, तो जो उस चोरी के लिए जो हमें कंपेंसेशन मिलेगा इट विल बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू रिसीव। यहाँ पे भी वही बात कही है कि इंश्योरेंस रिसीव इफ पॉलिसी रिलेट्स टू कैपिटल एसेट, then receipt under general insurance policy is capital in nature. If policy relates to circulating assets, then receipt is considered as revenue receipt. For example, compensation for loss of machine due to fire, it will be considered as capital receipt, and compensation for the loss of good due to theft, it will be considered as revenue. Okay. And the onus of proving is normally on IT department. ये जनरली IT डिपार्टमेंट के ऊपर ही ओनस ऑफ प्रूफ आता है कि उनको ये प्रूफ करना होता है कि नहीं ये हमारी ये रेवेन्यू रिसीप्ट है तो ये टैक्सेबल होगी, कि मतलब उसको टैक्सेबल अगर करना है तो वो ऑब्वियस है कि द ओनस ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा, IT डिपार्टमेंट के ऊपर, कि हाँ वो अगर टैक्सेबल होगी तो उसके ऊपर हमें टैक्स मिलेगा, टैक्स लायबिलिटी इम्पोज होगी। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो द मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड बाय द एसएससी रेगुलरली
is taken into consideration for computation of income chargeable under the head profit and gain from business or profession or income from other sources. Okay, तो जो हमारा जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है जो कि एसएससी रेगुलरली एम्प्लॉय कर रहा है वो हम कंसिडर करके चलेंगे इनकम के कंप्यूटेशन में कौन कौन से केस में फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ओके, आई थिंक शायद आज के लिए आज आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो काफी ज्यादा हो गई हैं, तो और ज्यादा नहीं, अब थोड़ी सी चीजें ही दो चार टॉपिक्स बचे हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. आई विल कवर इट इन नेक्स्ट क्लास because I will also solve one or two questions to make you understand how the tax is calculated. So we will do these things. We are blessed with just few topics like amalgamation, demerger and method of accounting के थोड़े बहुत points हैं और questions हैं. Questions for the basic understanding the how the tax is calculated, कि कैसे जो अभी मैंने आपको बताया है कि there are tax slab rates होते हैं, फर्म के अलग होते हैं, कंपनी के अलग होते हैं, तो इंडिविजुअल वाले फिलहाल आपको हम समझा देंगे. एक मोटा मोटी आपको समझ में आ जाएगा वो कि कैसे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं कि जो 10-20% है कब कैसे लेके. तो आई विल कवर ऑल दिस थिंग इन द नेक्स्ट क्लास एंड आई विल wind up this chapter in the next class. Okay, I hope you are practicing text and doing the questions, and so have a nice time and keep watching eSmart Learning and subscribe our YouTube channel of eSmart Learning. Till then, take care. Bye.